दोबारा से खुदा न खास्ता एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मुकम्मल तौर पर आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, तो अब तो बहुत शिद्दत का बहरान जो है पूरी दुनिया के लिए आएगा। देखिए, कल का ट्वीट आपको मैं बताता हूँ। रशियन फॉरेन मिनिस्टर का था या मेदोदोव का था, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, लेकिन रशियन किसी रिस्पॉन्सिबल का था। हम्म। वो ये कह रहा है कि जो सीज फायर किया गया है, इसका और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि लबनान को इसराइल के जरिए कमजोर करवाया जाए, एक फ्रंट वहां से क्लोज हो जाए। उसके बाद अपने जो असासे इनके जो अरब ममालिक के अंदर कम हुए हैं, क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक और ओवैसी ये तो खत्म हो गया, अब इनसे कोई तवक्को नहीं है, इनको सीधा सीधा अरब ममालिक कहिए जो इनकी पहचान है। अरब ममालिक के अंदर ये दोबारा अपने अड्डों के ऊपर असलहा लेके आएंगे, असलहा भरेंगे, ताजा दम फौजी दस्ते लेके आएंगे। और ये इस वक्त नेटो से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रम्प की जो बदमाशियां थी वो अब खत्म हो गई, अब वो रिक्वेस्ट पे उतर आया है कि आओ इसको खुलवाते हैं, वरना हमारा जिंदगी का सिलसिला जिरन हो जाएगा आगे, क्योंकि ये तो आधी दुनिया की एनर्जी की शरियान है, अगर ये कट गई तो इनकी तो वैसे ही हालत बुरी हो जाएगी। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको भी लाकर दोबारा इन हवाई अड्डों के अंदर जो अरब ममालिक में है इनको फाल करके दोबारा ईरान पर हमला किया जाए। ये 14 दिन का जो गैप है, ये सिर्फ एक बहाना था, और इस बहाने को इन्होंने जो है वो इस्तेमाल करना था अपनी जो है वो दोबारा से अपनी तामीर के लिए, दोबारा से अपने मामलात को बढ़ाने के लिए, दोबारा से अपने आर्सेनल्स को पूरा करने के लिए। तो ये सारा काम इन्होंने किया, और इसके लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक चीज अर्ज कर दूं, देखें, बांडा तो दुनिया में फूट चुका है। 40 दिन तक ईरान ने ये बात साबित कर दी कि ईरान एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद एक इंतहाई महदूद वसाइल के साथ और 40-47 साल से पाबंदियों के अंदर गिरा हुआ एक मुल्क जब अमेरिका के खिलाफ डट कर खड़ा हो सकता है और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है कि भाई अब ये तो धोखाधड़ी हुई ना कि शराइत नहीं मानना और ये सारी चीजें, लेकिन बिल्कुल बिलाखिर 40 दिन तक इन्होंने मजबूर किया अमेरिका को, तुम अपने घुटने टेको, और अमेरिका के आधे से ज्यादा जंगी वसाइल इसमें खत्म हो गए। और उससे बड़ी बदनामी ये हुई कि इनकी जंगी जो वसाइल थे उनकी औकात और हैसियत पता चल गई दीगर ममालिक को। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह हुई कि इस्फहान में जब ये उतरे कार्रवाई करने के लिए, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे लेने के लिए, तो ये चूंकि ये वो ड्राइवर का तो सिलसिला ही नहीं था, वो जो F-15 का ड्राइवर कह रहे थे उसका तो सिलसिला ही नहीं था, वो खुजिस्तान में था, वो इस्फहान से कोई 450-500 किलोमीटर के फासले पर है। पायलट ये जब वहां उतरे तो इनको महसूस हो गया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, तो वो जमीनी वाला सिलसिला भी वहां से खत्म हो गया। तो अब ये क्या करेंगे मुझे बताइए, इनकी औकात और हैसियत तो पता चल गई। अब दुनिया के अंदर ये पैगाम चले गया कि अमेरिका किसी भी टक्कर के मुल्क से नहीं लड़ने के काबिल नहीं रहा, कि ईरान उससे बहुत छोटा, ईरान वसाइल में कम, ईरान का। अच्छा, एक और पॉइंट, ये ईरान एक डिफेंस में छोटा मुल्क, ईरान का चेंज बजट की बातें कर रहे हैं, जब भी ये बात करते हैं कहते हैं हमने रजीम चेंज कर दी। ट्रम्प जब भी गुफ्तगू करते हैं हमने रजीम चेंज कर दी। ये कौन सी रजीम है जो चेंज हो चुकी है, जो हमें नजर नहीं आ रही, पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रही, लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू को नजर आ रही है कि जी उन्होंने ईरान में रजीम चेंज कर दिया। अगर रजीम चेंज कर दिया है तो आपकी तो एक बात नहीं सुनी जा रही इसके बावजूद। जजाकल्ला, ये सवाल अहम है भाई। आपने रिजीम चेंज कर दी तो अहम सवाल ये बनता है एक आम आदमी की तरफ से, बस आप चले जाएं, आपका मतलब पूरा हो गया, फिर आप क्यों जंग के निफास पे लगे हुए हैं, क्यों उनको प्रेशर दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर पाबंदियां डबल करेंगे, क्यों कह रहे हैं कि हम आपके तेल पे कब्जा करेंगे। भाई रिजीम चेंज का मतलब ये होता है कि आपके जो मफादात आपको देने वाले लोग हैं वो इस रिजीम के अंदर आ गए और अब वो आपके लिए काम करेंगे। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि हम उनके इर्द गिर्द घेरा मजीद तंग करेंगे, उनके ऊपर मजीद हमले करेंगे और मजीद अपने अहदाफ हासिल करेंगे। तो क्या अहदाफ, भाई रिजीम चेंज आपका हदफ था, उसके जरिए आपको तमाम चीजें हासिल हो जानी थी। रिजीम चेंज अगर हो गया है तो बहुत बहुत मुबारक हो, बस आप मामला तो खत्म कीजिए, क्यों पूरी दुनिया को अजाब में डाला हुआ है एग्जैक्टली इस एक शख्स से वाहिद की वजह से। देखिए, सोवियत यूनियन के जमाने में जो आप अगर, क्योंकि मेरे नौजवानों ने ये चीजें पढ़ी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे जो सुनते हैं उसी को हरफ आखिर समझते हैं। दो सुपर पावर्स थी ना, बाइपोलर सिस्टम चल रहा था, अमेरिका और रशिया। जी हाँ। आप देखें सोवियत यूनियन के अंदर रशियन फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े किसने किया? गोर्बचोव आज तक लानतों की जद में होता है कि उसकी वजह से जो रशियन फेडरेशन है, वो सोवियत यूनियन है, वो टूटकर रशियन फेडरेशन में तब्दील हुई। आज यही काम बिल्कुल ट्रंप अमेरिका के लिए अंजाम दे रहा है। बिलाखिर हर उरूज को एक जवाल है ना, तो ये आप समझ लीजिए जवाल की अलामत का आगाज है। क्योंकि एक आगाज तो क्लियर तौर पर, एक इंडिकेशन तो दुनिया को मिल गई है कि अमेरिका की किसी भी पावरफुल मुल्क से लड़ने की हैसियत नहीं है। जब अमेरिका के बजट के 1% ईरान का बजट है, यानी ईरान से 99% जो मिलिट्री बजट है वो अमेरिका का ज्यादा है, फौजी उनके ज्यादा है, टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा है, वसाइल उनके पास ज्यादा है,
जमीन उनके पास ज्यादा है, इत्तेहादी उनके पास ज्यादा है, दुनिया में उनकी चलती है, इकोनॉमी उनके हाथ में, वर्ल्ड इकोनॉमी पेट्रो डॉलर के जरिए। ये सारी चीजें होने के बावजूद 40 दिन तक किसी एक हदफ तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। अपनी तमाम चीजें तबाह करवा दी, अपने सैकड़ों में फौजी उन्होंने मरवा दिए और हजारों में जख्मी करवा लिए। उसके बावजूद भी किसी एक हदफ तक वो नहीं पहुंच सके। तो मुझे बताइए, किसी बड़ी पावर से अगर आमना सामना हो गया, कि जिनके पास अच्छा एयर डिफेंस हो, जिनके पास अच्छे तैयारे हो, जिनके पास अच्छे रडार्स हो, जिनके पास अच्छे तो अभी मिसाइल क्या हो, तो उनसे करेंगे ये सो क्या लड़ेंगे? कॉल्ड तो ये बात अब सुपर अरब दुनिया पावर? पर भी क्लियर हो गई है। और आज आज पाकिस्तानी वजीर ईरानी वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा का राब्ता होना भी मेरी नजर में इंतहाई खुशाइन है। अच्छा। अगर ये ममालिक अपने लिए एक डिफेंस पैक्ट तैयार कर सके, मेरी ख्वाहिश है, और ये मैं समझता हूँ कि होना होना चाहिए। चाहिए। पाकिस्तान भी इसमें पड़े, तुर्की भी इसमें पड़े, ईरान भी, सऊदी अरब भी, ये 4 पिलर्स हैं, मिस्र भी इसके अंदर पड़े, और अपने लिए कोई डिफेंस पैक्ट तैयार करें। क्योंकि इसराइल जिस बर्बरियत का मुजाहिरा लबनान में कर रहा है, कल यही बर्बरियत सऊदी अरब में होगी। क्योंकि जब मस्जिदुल अक्सा का उसको एहतराम नहीं है, तो खाना काबा का भी एहतराम नहीं है। ऐसे इसलिए ही मैं है। अपने तमाम मुसलमान उसके दोस्तों से, ग्रेटर इसराइल भाइयों का से, सुनने वालों से, जो कॉन्सेप्ट है मुर्तज़ा साहब, उसमें लेबनान को शामिल किया है और कहा है कि इसको बिल्कुल गजा की तरह बना देंगे, और उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें कुछ हिस्सा ईरान का भी है, इराक भी है। तो ऑब्वियसली उसने सोचा हुआ है कि आहिस्ता मिस्र आहिस्ता भी है, करके मिस्र भी है, मिस्र भी है, मिस्र भी है, तुर्की भी है, टर्की भी है, सीरिया भी है। बिल्कुल। तो आप तो क्या ये समझते तो हैं? अच्छा, ये ईरान, समझना होगा। एक तो ये इस बारे में बात कीजिए, दूसरा ईरान को किस चीज़ की सजा दी जा रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ईरान ने क्या कर दिया है जो आप ईरान पर हमला कर रहे हैं और आप ईरान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? आपके पास कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं है ये बताने के लिए कि हम ईरान पर क्यों हमलावर हुए, हमने ये सब कुछ क्यों किया, हम क्यों सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, जबकि बाकी जो दीगर सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ अगर हम देखें तो आपके रवाबित अच्छे हैं, लेकिन ईरान के साथ क्यों नहीं है? ये हमारे देखने वालों को ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूं और आपके साथ थोड़ा सा मुफस्सल अर्ज कर दूं। इसमें बुनियादी तौर पर 2 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता यह है कि ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इस पूरे खित्ते में अमेरिका सबको अपने होल्ड में लेके चल रहा है। सही। जो अमेरिका कहता है वो होता है। जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं, वहां अगर किसी अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल का या शहरी का एक नाखून भी अगर किसी से लग के टूट जाए, तो वो उस पूरे मुल्क को हिला कर रख देता था। तो वो इनके कंट्रोल में। आपने देखा, जब उसका मूड आता है, वो जो है वो बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी लेके चले जाता है। जहां से उसका दिल चाहता है, 400 जो है वो बिलियन के जहाज लेके चले जाता है। जहां से उसका दिल चाहता है, वहां वहां पे जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे मुआहिदा करके जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर असलहा बेच देता है। और वो फिर कुछ लोगों को कहता है कि ये मेरे लिए दूध देने वाली गाय है, उनके मुंह पर जाकर। तो वो इस इलाके के अंदर जो उनका होल्ड और उनकी बदमाशी थी, उस बदमाशी के अंदर एक ही वाहिद कांटा था, ईरान, जो मुस्तकिल, आजाद और अपनी पॉलिसीज पर चलने वाला मुल्क था। बिल्कुल ऐसे। देखिए, ये बहस अलग है। मैं कुछ चैनल्स के ऊपर कुछ लोगों के साथ जब मैं बैठा तो मेरी गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं जवाब देना मुनासिब नहीं है। मेरे बड़े हैं, मैं एहतराम करता हूँ कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ईरान की भी थी, और ईरान की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज नहीं थी। देखिए, मैं ईरानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ। हूँ। मैं ईरान का दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं मजलूम का दिफा कर रहा हूँ। मुझे ईरान से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पासपोर्ट, मेरी जिंदगी, मेरे मामलात, मेरा सब अच्छा मेरा बुरा पाकिस्तानी। पाकिस्तान के साथ है। मैं यहाँ स्टडीज कर रहा हूँ, लेकिन मजलूमियत के उन्वान से दिफा करना है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है। जब अमेरिका समझने की है, अमेरिका के इर्द गिर्द, ईरान के इर्द गिर्द जब अमेरिका ने अड्डे बनाए, वो किराए के अड्डे थे ना। तो अब ईरान को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि तो जिससे तहफ़्फ़ुज़ वो के लिए कुछ करें। इस सारे माहौल को डिफ्यूज कर सके, इस सारे सिस्टम को। जी। तो देखिए, ईरान ने क्या किया। ईरान ने सिंपल ये किया कि जो कुव्वतें अपने मुल्क के अंदर मजलूम थी, उन्हें अपनी जमीन का दिफा करना था, ईरान ने उनकी मदद की। लाजिम बात है, जब एक मजलूम की किसी इलाके में आप मदद करेंगे अपने जमीन के लिए, उसके हक के लिए, तो वो आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़ा होगा। टिट फॉर टेट है ना दुनिया में। ऐसे ही है। तो ईरान ने ऐसी जगहों पर सरमाया गुजारी की, ऐसी जगहों पर सरमाया लगाया कि जो सरमाया आखिरी उम्र तक बाकी रहेगा, जब तक उस जमीन पर उनका कब्जा है या वो लोग हैं, क्योंकि उनसे मुताल्लिक है। तो ईरान ने उन लोगों को बेउनवाने मजलूम उनकी मदद भी की, उनको खड़ा भी किया और अपना एक साथी बनाया कि आजाद रहो, खड़े हो जाओ। अगर खड़े होकर मुकाबला करोगे तो बच जाओगे, खड़े होकर मुकाबला करोगे तो तुम्हारी जिंदगियां, कल को तुम्हारी नस्लें कम से कम आगे आबाद हो जाएंगी। अगर खड़े होकर मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारी नस्लें गुलामी की जंजीरों में चले जाएंगी। और 70,000 लोग फलस्तीन में और लबनान के अंदर आपने देख लिया, गवर्नमेंट गुलाम थी और हिजबुल्लाह अकेली लड़ रही थी। तो वो कब तक, किस तरह से, कहां तक लड़ती, वो सारा सिलसिला आपने देख लिया। अभी ग्रेटर ऊपर आ इसराइल सके के प्लान में तो तो इन्होंने मैं लबनान समझता को हूँ शामिल कि किया हुआ है, तो रशिया इस पर क्या रिएक्शन देगा? खुलकर सामने आएगा? अभी हम देख रहे हैं कि रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये बमबारी की जा रही है, रशिया सामने आएगा खुलकर? देखिए,
रशिया और चाइना उस हद तक ईरान का साथ देंगे कि जिस हद तक इनको जाती तौर पर नुकसान ना हो, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट पहले होता है, उसके बाद एग्जैक्टली, ये सारी दोस्तियां और ये सारे मामलात और ये कंसेप्ट। बिल्कुल ऐसे। चाइना को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि चाइना पूरी दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि अमेरिका की अब कोई हैसियत नहीं रही है। ईरान ने जिस मुल्क को घुटनों पर बिठा दिया, हमारे आगे उसकी कोई औकात कुछ नहीं रही भी है। नहीं है वो, बिल्कुल। चाइना को ईरान से तेल चाहिए, हम्म। इसीलिए वो कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का होल्ड ना हो। तो वो दाम दिरहम में जितनी भी सपोर्ट हो सकेगी बैक स्टेप के जरिए या बैकडोर से ईरान को करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो हर आदमी समझ सकता है। क्योंकि अगर ये वाला ऑप्शन बंद हो गया, और ये इसीलिए ट्रंप ने कार्रवाई की थी कि वो चाइना से निगोशिएट करके चाइना को अपनी टर्म्स के ऊपर चलाए। क्योंकि आप देखें, जब ये ईरान अमेरिका की जंग शुरू हुई थी तो इसके तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग थी। तो कोशिश ये थी, इनका प्लान ये था कि 3 दिन के अंदर अंदर ईरान में मामला हम खत्म कर देंगे।